आज जो नेपाल में जो वातावरण बना हुआ है, जो उसका जिम्मेदार वहाँ का वर्तमान प्रधानमंत्री 90% है। नेपाली पीएम ओली ने विवादास्पद बयान दिए हैं। भारत में जो स्वतः को हाइड्रोजन बम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, वो चाहे अयोध्या को नेपाल बताना हो या फिर नेपाल को ही अयोध्या बता देना हो। एक भिखमंगे की तरह ओली को मैं मानता हूँ। जब वो भारत में हाइड्रोजन बम फोड़ के और 2-3 दिन से गायब होते हैं, तभी नेपाल में ऐसी घटना क्यों घटती है? जो चीजें हो रही हैं इसमें बाहरी ताकतों का हाथ 100% है। कहीं ना कहीं अपने आप को तानाशाह घोषित करने के लिए लगातार ऐसे निर्णय लेने पर विवश था। इसमें चाइना का भी हाथ हो सकता है, इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। कम से कम 18 वर्ष के युवाओं तक को सोशल साइट्स पे बैन किया जाना चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय जब भी लेगा तो ऐसी स्थिति बनेगी। नेपाली युवा साथियों को यह स्वतः ही समझना चाहिए कि उन्हीं के बीच में कुछ जिहादी मानसिकता के आतंकवादी घुसे पड़े हैं। चाइनीज हाथों से वहाँ का नेपाली प्रधानमंत्री बिक जाता है। हम चाइना को भी इसका दोषी ठहराते हैं, लेकिन भारत में भी हमें अपनी समीक्षा करनी होगी। नेपाल भी हमारा एक अभिन्न साथी है कि आज स्वतः को लोग मानव बम बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं हाइड्रोजन बम हूँ। उनकी भी जांच की जानी चाहिए। आखिर ये हाइड्रोजन बम 2 दिन से कहाँ तक रहा था? नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं अयोध्या के संत दिवाकराचार्य जी महाराज और इस वक्त मेरी मौजूदगी है लता चौक पे। तो नेपाल में जिस तरीके से सोशल मीडिया बैन होने के बाद से लगातार युवाओं का जो वहाँ आक्रोश है, वहाँ के प्रधानमंत्री ए के शर्मा ओली को जिस तरीके से देश छोड़ना पड़ा और उनको इस्तीफा देकर के वहाँ के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, तमाम ऐसे वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हिंसा देखने को मिल रही है। वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को आग के हवाले कर दिया गया। जिस तरीके से महाराज वहाँ पे अगर बात करेंगे, सोशल साइट्स बंद होने की वजह से हिंसक हो चुके हैं वहाँ के युवा, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी देश के सभ्य नागरिक को इस प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए कि वह अपने राष्ट्र को स्वयं ही नुकसान पहुंचाए और उसे आग के हवाले करके दंगे की स्थिति को पैदा करके उस देश में आर्थिक, मानसिक और सामाजिक इन तीनों प्रकार की स्थिति को खड़ा करके अपने ही देश को गर्द में डालने का काम करे। अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य महाराज सत्य सनातन धर्म प्रचारक होने के नाते और चूंकि अयोध्या से नेपाल का या यूं कहें भारत का नेपाल से एक अभिन्न रिश्ता रहा है और मैं मानता हूं कि भारत और नेपाल का वो संबंध आज भी स्थापित है कि भारत आज भी अपना ननिहाल मानता है। चूंकि हमारी भगवती माँ जानकी जगदम्बा माता सीता की वो जन्मस्थली है, इसलिए समस्त युवाओं को, नेपाली साथियों को, हिंदुओं से करबद्ध प्रार्थना करते हुए यह अपील करता हूं कि वहां शांति व्यवस्था को बरकरार रखते, बावजूद इसके कि जिस प्रकार से लगातार नेपाली पीएम ओली ने विवादास्पद बयान दिए हैं, वो चाहे अयोध्या को नेपाल बताना हो या फिर नेपाल को ही अयोध्या बता देना हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि वो अपनी मानसिक स्थिति को खो चुका था और कहीं ना कहीं अपने आप को तानाशाह घोषित करने के लिए लगातार ऐसे निर्णय लेने पर विवश था जिसे दुनिया उसे तानाशाह और एक अलग छवि के रूप में देखे, उसे हिटलर समझे। जबकि ओली की आज भी ये स्थिति नहीं है। एक भिखमंगे की तरह ओली को मैं मानता हूँ, जिसके पास न सोचने की शक्ति है, न समझने की शक्ति है, ना ही निर्णय लेने की सक्षमता है। आज जो भी स्थिति बनी हुई है, 90% वहां का चुना गया प्रधानमंत्री ओली है। और आज ओली देश छोड़कर भागने की स्थिति में क्यों आया? क्योंकि पहले आप युवाओं को सोशल मीडिया, सोशल साइट का एडिक्ट बना देते हो, आप उनको उसका आदी बना देते हो। वो चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या स्नैपचैट हो या अन्य तमाम सोशल साइट्स हों, आप उन्हें उसका आदी बना देते हो, उनका लती बना देते हो। जब उनका नशा लग जाता है उनको, तो अचानक से आप अच्छा बनने के लिए या किसी दूसरे देश के हाथों बिक जाने के लिए, चाइनीज माल की ज़्यादा बिक्री के लिए चाइना के हाथों आप बिक जाते हो और आकर तमाम सोशल साइट्स को एक बार में ही बैन कर देते हो, तो निश्चित ही ऐसी स्थिति में नेपाल ही नहीं कोई भी देश होगा, वहाँ का युवा इसी प्रकार से अनियंत्रित होगा। लेकिन मैं पुनः इस बात को कहूँगा कि किसी भी देश के सभ्य नागरिक, सभ्य युवा का यह कार्य नहीं है कि वो अपने ही देश को क्षति पहुँचाए। आज नेपाल में जो आगजनी, जो दंगे की स्थिति, जो क्षति का वातावरण बना हुआ है, वो खासा प्रभाव नेपाल पर ही करने वाला है और इस पे तमाम आस पड़ोस के जो हमारे दुश्मन देश हैं, वो कहीं ना कहीं सिनाक लगाए बैठे हुए हैं नेपाल पर कब्जा करने के लिए। वो चाहे अपने सामग्री के माध्यम से हो, चाहे अपने सोशल साइट्स के माध्यम से हो, वो ये चाहते थे कि इस प्रकार की स्थिति बने।
कहीं ना कहीं इसमें चाइना का भी हाथ हो सकता है, इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है, इसमें अफगानिस्तान का भी हाथ हो सकता है, बलूचिस्तान का भी हाथ हो सकता है, तमाम आतंकी संगठनों का हाथ हो सकता है। इसलिए नेपाली युवाओं को भी सोचने और समझने की आवश्यकता है और कोई भी प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय जब भी लेगा तो ऐसी स्थिति बनेगी। हम भी तमाम चीज़ों को बैन करने की मांग करते हैं, हम उसको प्रतिबंधित करने की मांग करते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं कि आप अचानक से आइए और कहिए कि इंस्टा, सोशल मीडिया, तमाम प्लेटफॉर्म्स आज से बैन। ये दर्शाता है कि आप पागलपंथी की चरम सीमा पर पहुंच गए हो, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और आज युवाओं ने यही संदेश ओली के साथ साथ पूरे विश्व को दिया है कि आप जब भी कोई साइट बैन करिए तो वो धीरे धीरे करिए, एक नियम लाइए, एक प्रावधान लाइए। मैं भी कहता हूँ भारत में भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष के युवाओं तक को सोशल साइट्स पे बैन किया जाना चाहिए। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, तमाम सोशल मीडिया पर जब बच्चे अकाउंट्स बना रहे हों तो इस बात का वेरिफिकेशन होना चाहिए कि क्या वो अभी 18 साल के हुए कि नहीं हुए। लेकिन वैसी स्थिति अगर भारत में भी आती है कि भारत में भी तमाम सोशल साइट को एक साथ बैन किया जाता है तो मैं मानता हूँ ऐसी स्थिति भारत में भी आ सकती है। तो ये जो मैं संपूर्ण रूप से इस बात की गलती वहाँ के प्रधानमंत्री, नेपाली प्रधानमंत्री ओली को देना चाहता हूँ। इस स्थिति का संपूर्ण रूप से जिम्मेदार ओली है और उसके साइड में लगे हुए चापलूस हैं, जिसे उसने चढ़ाकर इस प्रकार की स्थिति को प्रकट करवाने में, इस प्रकार की घटना को घटित करवाने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि आपने युवाओं से अपील की कि जिस तरीके से हो रहा है उस पर ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो ओली की गलती की वजह से पूरा देश आज जल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया जाता है, आज वहाँ के राष्ट्रपति को तत्काल में इस्तीफा देना पड़ता है, वहाँ के वित्त मंत्री को रोड पर दौड़ा के पीटा जाता है। ये एक बड़ा किस तरीके से बहुत ये भयावह स्थिति वहाँ पे पैदा हो गई। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री ओली ने जो स्थिति पैदा की है निश्चित ही वह दुर्भाग्यजनक है और युवाओं का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, किंतु जिस प्रकार की आगजनी की जा रही है और नेपाल में नेपाली राष्ट्र को कहीं ना कहीं जो है क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें आतंकवादी साजिश जान पड़ती है, इसमें कहीं ना कहीं चाइनीज माल का प्रयोग किया जा रहा है, चाइना का हाथ है और तभी इस प्रकार के दंगे की स्थिति, आगजनी की स्थिति प्रकट हो रही है। और नेपाली युवा साथियों को यह स्वतः ही समझना चाहिए कि उन्हीं के बीच में कुछ जिहादी मानसिकता के आतंकवादी घुसे पड़े हैं, इसलिए नेपाल जैसे हिंदू राष्ट्र को क्षति पहुंचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। उसको समझ बूझकर ही किसी भी प्रकार की कोई भी कदम उठानी चाहिए युवा साथियों को, क्योंकि वह तमाम लोग पढ़े लिखे भी हैं और इस प्रकार का जो निर्णय ले रहे हैं उनके ही देश को, उनके ही घर को, उनके ही अपने लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है ये बात। चलिए मैं दोबारा आऊँगा महाराज जी। पूरे देश में आगजनी चल रही है, वहाँ के प्रधानमंत्री को बाहर देश छोड़ के भाग जाना पड़ रहा है, राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ रहा है, वित्त मंत्री को मारा जा रहा है, रोड पर दौड़ा के पूर्व प्रधानमंत्री को पत्नी को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जन आक्रोश है और जन आक्रोश मुझे जो लगता है वो किसी एक कारण से नहीं होता। निश्चित तौर पर इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ है, क्योंकि चाइना बहुत समय से नेपाल को अस्थिर करने में लगा हुआ था, भारत के खिलाफ करने में लगा हुआ था। और चाइना की जो ये पॉलिसी है ये मतलब सिर्फ नेपाल में नहीं, बहुत सारी जगह आप भूटान में वहाँ पे देख लीजिए, तिब्बत में देख लीजिए, प्लस जो जैसे अमेरिका को भी हम कह सकते हैं, जैसा कि महाराज जी ने भी बताया, ये भी एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है जिसको माना जा सकता है। वहाँ की एक युवा संस्था है जिसको जेन जेड नाम से जाना जाता है, जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। सुनने में आया था कि सोशल मीडिया पे बैन करने के कारण जो है वहाँ के युवा आक्रोशित हो गए। देखिए, हमारे संत कहते हैं कि जो मोबाइल या इन सब चीज़ों का जो इतना ज़्यादा हमारे जीवन में प्रभाव हो गया है कि आप सोचिए कि अगर इसका एक कारण ये देखा जाए कि मोबाइल के प्रभाव के कारण उन्होंने मतलब पूरा इस तरीके से विरोध कर दिया कि मतलब प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा। बिल्कुल, संसद भवन को छोड़ना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। ये बिल्कुल, आप इसको अगर देखेंगे तो अभी हालिया एक घटना हुई थी बांग्लादेश की, वहाँ की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उनको भी इसी तरीके से किया गया। और ये वामपंथी जो मानसिकता के जो ओली जी थे, इन्होंने मतलब जिन कारणों से भी प्रतिबंध लगाया सोशल मीडिया पे, उसके बाद में सुनने में ये भी आया है कि युवाओं का जो आक्रोश था वो मतलब जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने उनके ऊपर, जैसा कि होता है कि भीड़ को तितिर बितिर करने के लिए बल का प्रयोग किया। उस बल के प्रयोग के बाद वो भीड़ इतनी उग्र हो गई कि उसने सोशल मीडिया
को ढाल बनाकर जो है ये युद्ध छेड़ दिया। जिस तरीके से युवाओं में इस तरीके का रोष देखने को मिल रहा है, आप इस को लेकर किस वहाँ के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम यही अपील करेंगे कि भारत का और नेपाल का रोटी और बेटी का संबंध है। तो जब हमारा आपका संबंध रोटी बेटी का है तो भाई हम आपसे कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप ऐसा कोई कार्य करें जिससे आपके देश में अराजकता फैले, अशांति फैले, ठीक है? तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप कृपया कर जो भी हो उसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं, उग्र तरीके से ना निपटाएं। और किसी भी बाहरी व्यक्ति के ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय, जैसा कि महाराज जी भी कह रहे थे कि मतलब उसमें बाहरी ताकतें इन्वॉल्व है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें अमेरिका या चाइना कोई ना कोई देश जो है, जैसे कि बांग्लादेश में नाम आया था अमेरिका का कि उसने मोहम्मद यूनिस को जैसा भी हो बैकडोर से सपोर्ट करके ये सारी चीज़ें कराया। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें बाहरी ताकतों का हाथ 100% है। और युवाओं को इस बात को समझना चाहिए कि भाई अगर आप अपनी सरकारी संपत्ति या किसी चीज़ को क्षति पहुंचाते हैं तो उसका नुकसान आपकी देश की आर्थिकी पे होता है, उसकी जीडीपी पर होता है। ऐसा करके आप देश को कई सौ साल जो है पीछे ले जाएंगे, कई वर्ष पीछे आप ले जाएंगे। आप ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि अगर वही सोशल साइट्स जो जिस तरीके से वहाँ पे बैन कर दिया गया, अगर इंडिया में अगर ऐसा सिचुएशन आता तो क्या हो सकता है? यहाँ पे भी ऐसा सिचुएशन आ जा सकता है? देखिए, ये एक आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया, इसलिए क्योंकि आज आप देख रहे हैं जो घर भी टूट रहे हैं, घर घर में जो झगड़ा हो रहा है मोबाइल चलाने के लिए हो रहा है। बिल्कुल। भारत को भी ये सीखने की जरूरत है कि अगर वो अपनी सनातन संस्कृति के हिसाब से आज के लोग नहीं चलेंगे, बहू बेटियां अक्सर ऐसे मीम्स कई देखते हैं या कई ऐसे पोस्टर देख लेते हैं मोबाइल पे या सोशल साइट पे कि जिसमें माएँ मतलब मोबाइल चला रही हैं, बच्चे जो है मतलब खेल रहे हैं, वो कभी कभी दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी संदेश को, अपनी बातों को समाज के बीच में रखने का, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। इतना ज़्यादा इन्वॉल्वेशन सोशल मीडिया को आप चलाएं, सोशल मीडिया जब आपको चलाने लगता है फिर वहाँ पर परिवारों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, बड़े बूढ़े नाराज़ हो जाते हैं कि सब दिन भर मोबाइल चलाते रहते, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए जब उनके पास, अगर हम बात करेंगे आज के समय में तमाम ऐसी चीज़ें, अगर हम एजुकेशन को लेकर देखेंगे तो एजुकेशन को भी सोशल साइट्सों पे शिफ्ट कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा मानसिक तनाव जो दिया जा रहा है बच्चों पे, वो गुलाम होते चले जा रहे हैं सोशल साइट्सों के। देखिए ऐसा है, ये जो स्कूलों में एक मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे ये जो सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं भारत की अस्मिता, भारत के गौरव को जो है, या मतलब किसी भी देश के शांति को भंग, पारिवारिक शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए मैं एजुकेशन के सेक्टर में बताऊं, अगर कोई बच्चा इंटरनेट ऑन करता है तो इंटरनेट एक महासागर है, उसमें अच्छी चीज़ें भी मिल सकती हैं तो बुरी चीज़ें भी मिल सकती हैं। बच्चा अगर आप जब तक देख रहे हैं आपके कंट्रोल में है, आप 24 घंटा तो किसी को वॉच कर नहीं सकते हैं, जैसे ही आप हटते हैं वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें उस पर प्ले कर देगा या देखने लगेगा कौतूहल बस, या कोई उसको ऐसा। आजकल देखिए ऐसी बहुत सारी, हालांकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे साइटों पे उसने बैन कर दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दिया, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में काम करना बहुत बाकी है। देखिए सोशल साइट्स हमारी सुविधा के लिए हैं, ना कि सोशल साइट हमें चलाने के लिए हैं। वो हमें ये बताएंगे कि हमारी दिनचर्या कैसी है। आप हकीकत मानिए, अगर एक रील स्क्रॉल करते करते, ये मैं आपके समस्त व्यूअरों से कहना चाह रहा हूँ, आप इसको खुद महसूस करते होंगे कि अगर आप रात में सोने जाइए और रील देखिए और रील देखते देखते आपको घंटा 2 घंटा बीत जाता है, आपको पता नहीं चलता है। इस कारण कई घरों में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत में भी आने वाले समय में ये विषाद की पहली चीज़ तो ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर भारत में भी ऐसी स्थितियाँ, ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। देखिए निश्चित ही नेपाल से हमारा अभिन्न जो है संबंध है, और नेपाल से मैं मानता हूं कि भारत का एक ऐसा रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि भारत में जो अवैध घुसपैठ हो रहा है, जो इलीगल्स वेपन्स आ रहे हैं, चाहे वो गोला बारूद, हथियार, बम हो, वो नेपाल के रास्ते आते हैं। चरस, अफीम, गांजा, तमाम जो नशा के पदार्थ हैं, मादक पदार्थ हैं, वो नेपाल के रास्ते आते हैं। लेकिन हमने कभी सीधे आरोप नेपाल पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम मानते हैं कि नेपाल का हमारा वो रिश्ता है जो सनातन के आदिकाल से शुरू हुआ है, हमारे भगवान राम से शुरू हुआ है, जो अनंत काल तक चलना चाहिए। इसलिए हमने कभी आरोप नहीं लगाया। और रही बात कि नेपाल में ऐसी स्थिति बन क्यों रही है, तो नेपाल
उसके तमाम पड़ोसी देश ही नहीं, भारत भी उसका जिम्मेदार है, क्योंकि तमाम कहीं ना कहीं बड़े विपक्षी नेता जो स्वयं को हाइड्रोजन बम बता रहे हैं और हाइड्रोजन बम के रूप में घूम रहे हैं, वो पिछले 3 दिन से गायब हैं। और उसके बाद नेपाल में ऐसी स्थिति घटती है तो चिंता हमें इस बात की भी होती है कि कहीं वो हाइड्रोजन बम नेपाल में तो नहीं दग रहा है बांग्लादेश की तरह। हमारा जी, जिस तरीके से आप एक आरोप जो इस तरीके से लगा रहे हैं कि हाइड्रोजन बम वाला, उनको लेकिन नहीं, निश्चित ही आज जो नेपाल में जो स्थिति बनी हुई है, जो वातावरण बना हुआ है, जो दंगे का माहौल बना हो, जो आगजनी की माहौल बनी हुई है, पूरी तरीके से वहां अनियंत्रित हो चुका है। उसका जिम्मेदार वहां का वर्तमान प्रधानमंत्री 90% है। लेकिन हम अपनी भी समीक्षा करेंगे। भारत में जो स्वतः को हाइड्रोजन बम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, जब वो भारत में हाइड्रोजन बम फोड़ के और 2-3 दिन से गायब होते हैं, तभी नेपाल में ऐसी घटना क्यों घटती है? चाइना और नेपाल के कहीं ना कहीं मिली भगत थे। वहां के प्रधानमंत्री के समायोजित एक मीटिंग के माध्यम से तमाम सोशल मीडिया बैन किए जाते हैं। चाइनीज हाथों से वहां का नेपाली प्रधानमंत्री बिक जाता है, क्योंकि चाइना चाहती है कि उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है नेपाल के मार्केट में लॉन्च हो। हम चाइना को भी इसका दोषी ठहराते हैं, लेकिन भारत में भी हमें अपनी समीक्षा करनी होगी। वो इसलिए क्योंकि नेपाल भी हमारा एक अभिन्न साथी है। यदि वो ना भी साथ निभाए तो भी हमारा उसका सनातन का रिश्ता है, आदि का रिश्ता है, जो अनंत तक चलना चाहिए। इसलिए हमारी भी समीक्षा करनी आवश्यकता है कि आज स्वतः को लोग मानव बम बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं हाइड्रोजन बम हूं, मैं हाइड्रोजन बम दगाते घूम रहा हूं। उनकी भी जांच की जानी चाहिए। आखिर यह हाइड्रोजन बम 2 दिन से कहां दग रहा था और किस प्रकार की ऐसी स्थिति को, वातावरण को बनाने का काम कर रहा था, जो दंगे की स्थिति न सिर्फ भारत बल्कि चारों तरफ बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से महाराज जी ने अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखा। चलिए, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।